नमस्कार साथियों। देखिए, जैसे कि हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हम देखते ही हैं, तो आज की करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। ये करंट अफेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूकेपीएससी और यूके ट्रिपलएससी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस या कोई भी एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, उन सब एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप देखिए, वीडियो में अंत तक बनिए, पूरी करंट अफेयर्स देखिए और आपको लाभ जरूर मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। इसी के अलावा चैनल पे हिंदी की क्लासेस, साथ ही जल्द ही रीजनिंग की क्लासेस, ज्योग्राफी की क्लासेस, उत्तराखंड की क्लासेस, सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं और लगातार आने वाली हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर विज़िट करें और सीखें चीज़ों को अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली चीज़ जो यहाँ पे आप बताने वाले हैं, एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे सिप्री बोलते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है 2022 में, जिसमें ये बताया गया है कि जो सैन्य खर्च है, उस सैन्य खर्च में भारत का जो स्थान है वो चौथा है, यानी भारत 4th पोजीशन पर आया है। अगर बात करें पहले नंबर पर कौन है, तो वहाँ पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना, तीसरे नंबर पर रूस और फिर चौथे नंबर पर भारत है। यानी कि भारत अपने सैन्य खर्च के मामले में चौथे नंबर पर आया है। अगर हम बात करें कि ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% भारत का आंकड़ा बढ़ गया है। ठीक, इसके अलावा देखिए, अभी हाल फिलहाल में अभी बताया गया था कि हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश कौन बन गया है, वो भारत बन गया है। भारत आयात करने वाला जो हथियार हैं उनमें नंबर 1 पर आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सिप्री की रिपोर्ट में भारत सैन्य खर्च में चौथे नंबर पर आया है। ठीक है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे मिला है, वो हमारे देश के जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं रतन टाटा जी, उन्हें मिला है, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 कहते हैं। ठीक है, रतन टाटा जी के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे रतन टाटा जी हैं। तो रतन टाटा देखिए, अगर आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा और उनके कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, सामान्य रूप से हमारे घरों में इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। देखिए, रतन टाटा जो है, इनका जन्म जो हुआ था वो मुंबई के अंदर हुआ था और टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, टाटा इन्होंने देश के अंदर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, देश में एक बहुत अलग लेवल पर देश में काम करके दिखाए। इनके द्वारा एक और कंपनी जिसने आपने सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS भी इन्हीं की है। और ये एक हद तक बहुत ज़्यादा भारतीय लोगों के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। तो रतन टाटा जी इंपॉर्टेंट आदमी हैं भारत के। और देखिए, यहीं पे क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो रतन टाटा जी को मिला है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो एंजेला मार्केल को मिला है, जो वहाँ की पूर्व चांसलर हैं। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान वो किरण नादर को मिला है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं दोनों बातें। ठीक है, कि जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान एंजेला मार्केल और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किरण नादर को मिला है, और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान 2023 रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो सकता है, प्राइवेट विलेज प्रोग्राम, VVP कहा जा रहा है इसे। ये प्रोग्राम जो है एक बहुत बहुआयामी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को देखिए, अगर जो भारत की जो चीन सीमा है, जो चीन से जुड़े हुए इलाके हैं, उन सभी इलाकों में भारत क्या कर रहा है, जो वहाँ के लगभग 2963 गांव हैं, उन गांवों को विकसित करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे भारत अच्छे से कनेक्टिविटी ला सके। अगर कभी भी सीमा पर डिस्प्यूट होता है भारत और चीन के बीच, जो हालिया या आए दिनों हमें देखने को मिलता ही रहता है कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ पे भारतीय सेना जल्द से जल्द पहुँच सके, उन गाँवों में विकास हो सके, उनकी कनेक्टिविटी हो सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक प्राइवेट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ध्यान रखना, जो भी सीमावर्ती इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, इसकी जो घोषणा हुई थी वो बजट 2022-2023 में हुई थी, और ये 3 वर्ष के लिए प्रोग्राम चलाया गया, यानी कि 2025-26 के आसपास तक ये प्रोग्राम चलेगा। और इसी प्रोग्राम को यहीं पे जोड़ दिया गया है PM गति शक्ति परियोजना के साथ। ठीक है, प्राइवेट विलेज प्रोग्राम को PM गति शक्ति परियोजना के साथ जोड़ दिया गया है। और PM गति शक्ति परियोजना कब है, इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। और ये क्या कर रही है, आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए इस योजना को बनाया गया था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, प्राइवेट विलेज योजना
चीनी सीमा से जुटे हुए जो हमारे गांव हैं, लगभग उनकी संख्या है 2963। इसमें पहला चरण की अभी घोषणा हुई है, उसमें 663 के आसपास जो कुछ गांव हैं उन गाँवों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। इसके अलावा देखिए अभी हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने नमोपथ देवका सी फ्रंट जो दमन एवं दीव में है उसे क्या किया है, उसका इनागुरल किया है। ठीक है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी महोदय हैं और नरेंद्र मोदी महोदय ने क्या किया है, पीएम मोदी इनागुरेट्स नमोपथ एट देवका एंड दमन द्वीप। ठीक है, इन्होंने अभी ये किया है, ये किस लिए किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, कि हालांकि एक हद तक क्या हो सके, जो दमन और दीव की स्थानीय करेंसी है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसे एक तरीके से बूस्ट मिल जाए और वो स्थानीय लोगों को कुछ लाभ पहुंचा पाए। इसलिए ये एक लंबा ना तटीय शहरगाह है, आप सभी जानते हैं दमन और दीव एक तटीय इलाका है, तो लगभग 5.45 किलोमीटर के आसपास का एक तटीय शहरगाह है। यहाँ इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए हीरो सुपर कप 2023 जो फुटबॉल के लिए होता है, ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। इसमें ये तीसरा इनॉग्रेशन था, इस बार तीसरा एडिशन हुआ है, जो केरल में आयोजित हुआ था। केरल के अंदर इसे कराया गया था और इसमें उड़ीसा ने बेंगलोर एफसी को हराया है और ये कप जीत लिया है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं, हीरो सुपर कप 2023 उड़ीसा ने जीता है। जबकि बात करें तो इसका जो पहला एडिशन था वो 2018 में हुआ था और उस 2018 वाले एडिशन को किसने जीता था, वो इस बार की जो रनर अप टीम है बेंगलोर एफसी उसने जीता था। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी है आप लोगों से। इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या ग्रीन पुरस्कार इसे बोलते हैं 2023, इसकी घोषणा करी गई है और इसकी घोषणा के साथ ये कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है। 6 के 6 विदेशी हैं, तो नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नाम की आवश्यकता कोई है नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रख सकते हैं ये कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये कौन कंपनी देती है, ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन देती है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में यूएसए में देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कितने लोगों को मिला है, केवल 6 लोगों को मिला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अयोध्या, और जैसे ही अयोध्या की बात आती है तो और खबर सब बाद में, वहाँ पर अगर अयोध्या हो और राम मंदिर की चर्चा ना हो तो अयोध्या बेकार है फिर हमारा बातें करना। देखिए राम मंदिर है जो वहीं पे बनने वाला है इस बार, इसका ये निर्माणाधीन है, लगातार काम चल रहा है। और अभी आप जानते हैं कि यूपी तो हमेशा जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं वहाँ पे सुर्खियों में रहता ही है। अभी अतीक अहमद और अशरफ जो है उनका आपने देखा कि किस तरीके से एक पुलिस कस्टडी के अंदर ही हो गया। आपको क्या लगता है, क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा? अगर कोई विचार है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप लोग। ठीक, ये राम मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। और देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान राम जी की सौगंध आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं जय श्री राम कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अयोध्या की बात होती है तो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना है, इसे एक हरी झंडी मिली है। और एक बेल्जियम की कंपनी है जिसका नाम है वीटो। ठीक है, एक बेल्जियम की कंपनी है जिसका नाम है वीटो, वो यहाँ पे क्या किएगी, एक बायोडीजल का निर्माण करेगी। यहाँ पर कचरे से बायोडीजल को बनाया जाएगा। ये 2 साल की एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है। और बायोडीजल क्या होता है, पौधों व जानवरों से प्राप्त करते हैं, एक ईंधन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बायोडीजल का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। अयोध्या में कंपनी लग रही है, बेल्जियम की कंपनी है वीटो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा देखिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, एक महंगाई राहत शिविर लगाया गया है कहाँ, राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर महंगाई राहत शिविर लगाया गया है। और राजस्थान 2 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है इस बार। अभी ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो मनरेगा है हमारा, वो श्रम दिवस उत्पादन में पहले नंबर पर कौन आया है, राजस्थान। यानी कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो श्रम दिवस उत्पादित करे हैं वो राजस्थान ने करे हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा होगा और पूरे विश्व का नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि भारत में एक और बड़ा है। वो कौन सा स्टेडियम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, क्रिकेट स्टेडियम। हालांकि उसमें आजकल मैच चल रहे हैं, अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान को लेकर तो राजस्थान की कैपिटल क्या है भैया, राजधानी जयपुर है। राजस्थान के सीएम इस समय कौन है, वो अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान की राज्यपाल वो हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, तो आप इतनी बातें ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है राजस्थान से। इसके अलावा देखिए हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22
22वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। देखिए स्थानीय जो मतलब हमारे जो आसपास पड़ोसी देश होते हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछी जा सकती हैं। और देखिए राष्ट्रपति का जो पद होता है वो गरिमामय पद होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति बने हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड जो है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो इस बार 3 लोगों को दिया गया है। ध्यान रखना है वो आशा भोसले जी को मिला है, इनके साथ में पंकज उदास और विद्या बालन। विद्या बालन को आप जानते ही होंगे, आपने एक भूल भुलैया मूवी आई थी जिसमें मंजोलिका का रोल इन्होंने किया था उस समय। और पंकज उदास चिट्ठी ना कोई संदेश, ठीक है, ये उनका गाना रहा है। चांदी जैसा रंग है तेरा, ये सब उनके गाने रहे हैं। और इन्हें ये अवार्ड इस बार लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इस अवार्ड की जो शुरुआत थी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की, ये 2022 में शुरू करा गया था। और इसके पहले अवार्डी कौन थे, वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी दामोदर जी थे। ठीक है, तो ये हुई आज की करंट अफेयर जो हम लोगों ने चर्चा करी। इसके अलावा देखिए आप लगातार चैनल पर बने रहिए, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपके अगर कोई सुझाव हैं तो वो ज़रूर आमंत्रित हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, कुछ सुधार हो सकता है तो उसे ज़रूर सुधार को करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने हौसलों को उड़ान दीजिए। हमें अपना हक लेकर रहना है, हमें मेहनत करनी है और अपनी नौकरी लेकर रहनी है इस बार। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।